नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 की पुस्तक, कक्षा 9 से 12 की रचना प्रबोध नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक को हम पढ़ रहे थे। और इस कड़ी में हमने अध्याय नंबर 8 के अंतर्गत संधि जो अध्याय है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने स्वर संधि है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो स्वर संधि को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि व विसर्ग संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि, इन दोनों संधि को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में अंत तक। और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपका जो व्यंजन संधि का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके और आसानी से आप व्यंजन संधि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप आसानी से हल कर सको। तो देखते हैं दोस्तों, ये व्यंजन संधि में एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर मिलने वाली ध्वनि में जो ध्वनियों में क्या हो जाता है, विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब एक किसी व्यंजन में कोई भी अन्य व्यंजन या स्वर मिलता है तो उस व्यंजन की जो ध्वनि है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और इस विकार से जो बनने वाली संधि है वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें पहला नियम क्या कहता है कि यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, जैसे कि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय यानी कि वर्ग का तीसरा व चतुर्थ यानी कि चौथा वर्ण आए, या य, र, ल, व, या फिर कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ण वर्ग का, दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि अपने ही वर्ग का तीसरा अर्थात ग, ज, ड, द, ब हो जाता है, ठीक है। यानी कि क वर्ग का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, च वर्ग का ज हो जाएगा, और ट वर्ग का ड हो जाएगा, त वर्ग का द हो जाएगा, और प वर्ग का ब जो तीसरा वर्ण है वो बन जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण देखें हम तो वाक प्लस इस है, तो वाक प्लस इस से वागीस बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क वर्ण के बाद कोई स्वर आ रहा है, ठीक है। क वर्ण के क जो वर्ण है उसके बाद में ई यानी कि स्वर आ रहा है, तो क का क्या बन जाता है यहाँ पे, इसका तीसरा वर्ण, क का तीसरा वर्ण बन जाता है ग, तो वागीस हो जाता है। इस प्रकार अगला उदाहरण देखें तो दिक प्लस गज, दिक प्लस गज में क का तीसरा ग यानी कि दिग्गज बन जाता है। वाक प्लस दान, तो वाक प्लस दान में यहाँ पर भी क का तीसरा वर्ण ग बन जाता है, वागदान हो जाता है। सत प्लस वाणी, तो सत प्लस वाणी में त का तीसरा वर्ण द सद्वाणी हो जाता है। अच प्लस अंत अजंत हो जाता है। अप प्लस ईंधन अभिंधन हो जाता है। तो इस प्रकार आगे और उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। तत् प्लस रूप तद्रूप हो जाता है। जगत प्लस आनंद जगदानंद हो जाता है, और सत प्लस द शब्द हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर हमने देखे। उसके बाद दूसरा जो नियम है व्यंजन संधि का वो कौन सा है कि वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद में यदि न यानी कि पांचवा जो वर्ण है न या म, ठीक है, न या म आए तो क, च, ट, त, प अपनी वर्ग के पांचवे, अपने ही वर्ग के, दोस्तों ध्यान देने योग्य बातें हैं। इन जो वर्ण जो वर्ग है इनका, इन वर्ग के अपने ही वर्ग के क्या बन जाते हैं, पांचवा वर्ण अर्थात क्या बन जाता है, क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो ड, फिर च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, ट वर्ग का न, प वर्ग का म में बदल जाते हैं। किसके बाद, यदि इन वर्ग
जो वर्ण है, वर्ग है, इसके बाद में ये न या मैं आता है। तो आगे देखें यहाँ पे, जैसे उदाहरण देखें तो वाक प्लस मैं, ठीक है, वाक प्लस में, तो कै वर्ण, कै वर्ग है, इसमें इसके बाद में मैं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं का आने के कारण कै का क्या बन जाता है, अपने ही वर्ग का, ठीक है, अपने ही वर्ग का क्या बन जाता है, पांचवा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वांग में हो जाता है, यानी कि पांचवा वर्ण यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सट प्लस मास, तो सट प्लस मास में टै के बाद में मैं आ रहा है, तो यहाँ पे टै का पांचवा वर्ण बन जाएगा, तो टै का पांचवा वर्ण सन्मास हो जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पे जगत प्लस नाथ, तो जगत प्लस नाथ है, तो तय के बाद में न आ रहा है, तो तय का पांचवा वर्ण यानी कि न हलंत वाला, तो जगन्नाथ हो जाता है। इसी प्रकार से अप प्लस मय, तो अपमय का अपमय हो जाता है। अप प्लस मय है, तो अप पय का क्या हो जाता है, पांचवा, तो अमय हो जाता है यहाँ पर। इसी प्रकार देखें अगला जो नियम है तीसरा, वो कौन सा है कि यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, किसके बाद, मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए उदाहरण यहाँ पर, उदाहरण क्या है, तो जैसे अहम है, तो अहम मैं के बाद में कै आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर अहंकार हो जाता है, ठीक है, अनुस्वार हो गया, मैं का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। इसी प्रकार से किम प्लस चित, तो किंचित हो जाता है। सम प्लस गम, संगम हो जाता है। सम प्लस तोष, संतोष हो जाता है यहाँ पर। अपवाद भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो सम प्लस कृत, तो संस्कृत हो जाता है यहाँ पे। स हलंत का आगमन होता है, आदेश हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए सम प्लस कृति, तो संस्कृति हो रहा है, इसमें भी स का आदेश हो रहा है बीच में। हाँ, चौथा जो नियम है वो क्या है कि यदि मैं के बाद य र ल व स है में से किसी भी वर्ण का मेल हो, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं के बाद में यदि य र ल व या स है में से किसी भी वर्ण का मेल होता है, तो मैं का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। जैसे कि सम प्लस योग, तो यहाँ पे मैं के बाद में ये का आगमन हो रहा है, तो यहाँ पे संयोग हो जाएगा। सम प्लस रचना, संरचना हो जाता है। सम प्लस वाद, संवाद हो जाता है। तो इस प्रकार से आगे हम और देखें, तो यहाँ पे उदाहरण, तो सम प्लस हार, सम प्लस हार, तो संहार हो जाता है। सम प्लस रक्षण, संरक्षण हो जाता है। सम प्लस लग्न, संलग्न हो जाता है। सम प्लस वत, संवत हो जाता है। सम प्लस सार, संसार हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं के बाद में यर लव में से या स है में से ही वर्ण आ रहे हैं, तो इसके बाद में मैं का अनुस्वार हो रहा है। उसके बाद देखिए पांचवा नियम, यदि त या द के बाद ल रहे, यानी कि त हलंत या द हलंत के बाद में यदि ल आ रहा है, तो त हलंत या द हलंत है वो ल हलंत में बदल जाता है, ठीक है, यानी कि आधा ले में बदल जाता है। तो उत प्लस लास, तो लास हो जाता है। उद प्लस लेख, उल्लेख हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दय के बाद में लय आ रहा है, तो दय का भी क्या बन जाता है, हलंत लय बन जाता है यहाँ पर। छठा नियम क्या कहता है, यदि तय हलंत या दय हलंत के बाद में जय या झय हो, तो तय हलंत या दय हलंत है वो जय हलंत में बदल जाता है। यानी कि तय हलंत में वाले जो तय और दय हैं, आधे तय और दय है वो आधे जय में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि सत प्लस जन, ठीक है, तो तय के बाद में जय संपूर्ण आ रहा है, तो तय का क्या बन जाएगा, आधा जय, तो सज्जन हो जाएगा यहाँ पे। उद प्लस झटिका, तो दय के बाद में झय आ रहा है, तो यहाँ पे दय का क्या बन जाएगा, आधा जय बन जाएगा, तो वो झटिका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम दोस्तों, यदि सातवां नियम क्या कहता है कि यदि तय हलंत या दय हलंत के बाद में श हो, तो तय या द हलंत का च और श का छ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण देखें, तो उद प्लस स्वाच, तो दय हलंत के बाद में श आ रहा है, तो यहाँ पे उच्छ्वास हो जाएगा, यानी कि दय है वो किस में परिवर्तित हो गया, च में परिवर्तित
च में परिवर्तित हो जाता है और जो श है वो छ में परिवर्तित हो गया, तो उच्छ्वास हो गया यहाँ पे। उद प्लस शिष्ट, तो शिष्ट हो जाएगा। सत प्लस शास्त्र, तो सत्शास्त्र हो जाएगा यहाँ पर। आठवां नियम क्या कहता है, यदि त या द के बाद में च या छ हो तो त या द का च हो जाता है, यानी कि च या छ आता है उसके बाद में, तो त या द का क्या बन जाता है, च बन जाता है। उद प्लस चारण, तो यहाँ पे देख सकते हैं द के बाद में जो हलंत द है उसके बाद में चारण यानी कि चयार है, तो चारण हो जाएगा। तो हलंत द का हलंत च में परिवर्तित हो जाता है। सत प्लस चरित्र, तो सच्चरित्र हो जाता है यहाँ पर। अगला नियम है त या द के बाद यदि है हो तो त या द हलंत के स्थान पर द हलंत और है के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तद प्लस हित, तद्धित हो जाता है। उद प्लस हार, तो उसमें उद्धार हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 10वां नियम, जब पहले पद के अंत में स्वर हो, ठीक है, पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ छ आधा छ और छ का आगमन हो जाता है यहाँ पे। जैसे अनु प्लस छेद, तो यहाँ पे ऊ स्वर है पहले, जो पद के अंत में ऊ है वो स्वर आ रहा है, और दूसरे पद में प्रथम जो वर्ण आ रहा है वहाँ पर क्या आ रहा है, छ छ आ रहा है, तो अनुच्छेद हो जाता है यहाँ पे। परि प्लस छेद, परिच्छेद हो जाता है। आ प्लस छादन, आच्छादन हो जाता है। तो ये थे व्यंजन संधि के नियम। आगे देखें हम यहाँ पर, तो 11वां नियम क्या कहता है। 11वां नियम क्या कहता है यहाँ पे, यदि शब्द के अंत में ए या आ हो, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर क्या बन जाएगा, श हो जाता है, मूर्धन्य श आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी प्लस शेख, तो क्या बन जाएगा, तुम अभिषेक हो जाएगा। तो यहाँ पे श का क्या हो जाएगा, यहाँ पर तालु श का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखें वी प्लस सम, तो विषम हो जाएगा। नि प्लस सिद्ध, निषिद्ध हो जाता है। सु प्लस सुप्ति, सुसुप्त हो जाता है, सुसुप्ति यहाँ पे हो जाएगा। 12वां नियम क्या कहता है कि री र और श के बाद में जब कोई स्वर, कोई क वर्गीय या पै वर्गीय, ठीक है, क वर्गीय या पै वर्गीय अनुस्वार अथवा ये व और है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न ण हो जाता है। अंत में आने वाला जो न है वो किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। तो जैसे उदाहरण देखें तो भर प्लस अन, ठीक है, भर प्लस अन, तो र के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहे हैं यहाँ पे, तो भरण हो जाता है। भूष प्लस अन, तो भूषण हो जाता है। राम प्लस अयन, रामायण हो जाता है। प्र प्लस मान, प्रमाण हो जाता है। तो यहाँ पर र के आगमन के कारण न है वो अण में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम अगली संधि देखते हैं यहाँ पे, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो देखें तो यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। तो पहला नियम देखें यहाँ पर, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और बाद में ए हो, बाद में भी ए हो और पहले भी क्या हो, ए हो, तो दोनों का विकार होकर ओ हो जाता है। ठीक है, दोनों परिवर्तित होकर किस में बदल जाते हैं, ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उदाहरण देखें तो यह मन है प्लस ए विराम, तो यहाँ पे देखें विसर्ग से पहले भी ए है और बाद के पद में भी क्या है, ए है, तो दोनों में विकार उत्पन्न होकर मनोविराम हो जाता है। यश प्लस अभिलाषा, तो यशोभिलाषा हो जाता है। मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल हो जाता है यहाँ पर। अगला देखें यहाँ पर, तो यदि
दूसरा नियम, यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाले शब्द का अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर आता है तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो अतः प्लस एव, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाता है तो अतएव हो जाता है। यश प्लस इच्छा, तो यहाँ पे ई आ रहा है तो ए के अलावा यहाँ पे स्वर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यश प्लस इच्छा हो जाएगा। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ए हो बाद में किसी वर्ग का, ठीक है, याद रखना है, बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा ये र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे तप प्लस वन, तपोवन, अध प्लस गामी, अधोगामी बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखें हम, तो वय प्लस वृद्ध, तो वयोवृद्ध, अंतत प्लस गत्वा, तो अंतो गत्वा, मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। इसके बाद में देखें, यदि विसर्ग के बाद में ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम हो या यह र ल वह हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे कि आयु प्लस वेद, तो विसर्ग के स्थान पर आयुर्वेद हो जाता है। ज्योति है प्लस मय, ज्योतिर्मय हो जाएगा। चतुर प्लस दिशि, तो चतुर्दिश हो जाएगा। आशी है प्लस वचन, आशीर्वचन। धनु प्लस धारी, धनुर्धारी हो जाता है। उसके बाद आगे हैं पांचवा नियम, यदि विसर्ग के बाद में च या तालव्य श हो तो विसर्ग स हलंत हो जाता है। ठीक है, तो पुनः प्लस च, तो विसर्ग के बाद में च आ रहा है यहाँ पे तो पुनश्च हो जाएगा। तपह प्लस चर्या, तपश्चर्या हो जाता है। यश प्लस शरीर, तो यश शरीर हो जाता है। छठा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो तथा बाद में त या दंते स हो, त या दंते स हो तो विसर्ग स यानी कि दंते स हलंत में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पुरह प्लस सर, तो पुरस्सर हो जाता है। नमः प्लस ते, नमस्ते हो जाता है। मनः प्लस ताप, तो मनस्ताप में परिवर्तित यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में अगला जो नियम है वो क्या है कि यदि विसर्ग के पहले ई, विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर हो तो उसके बाद में क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो आवी है प्लस कार, तो यहाँ पे देख सकते हैं विसर्ग से पहले ई है और बाद में क है तो आविष्कार हो जाता है, तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया विसर्ग। चतु है प्लस पाद, तो चतुष्पाद हो जाता है। चतु है प्लस पथ, चतुष्पथ हो जाता है। बही प्लस कार, तो बहिष्कार यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी संधि। चैप्टर नंबर यहाँ पर हमने 8 किया आज यहाँ पर रचना प्रबोध पुस्तक में से, जिसके अंतर्गत हमने पहले वीडियो में स्वर संधि को कंप्लीट किया। ठीक है, और आज हमने व्यंजन संधि को पढ़ा है। ठीक है, व्यंजन और विसर्ग संधि को आज में इस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।